डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 4 एक एलिजी है पोएट्री में। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ पोएट्री। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट एलिजी, सोनेट, एपिक, ओड, लिरिक, बैलेड, दीज ऑल आर द। तो ये एक एलिजी है, बहुत फेमस एलिजी है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसको थॉमस ग्रे ने लिखा है। इसका नाम है एन एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। आप इस पर ध्यान दें, कवि जो हैं वो एक चर्च यार्ड में बैठे हुए हैं। चर्च यार्ड अंग्रेजों का कब्रिस्तान होता है, उसमें वो बैठे हुए हैं और कब्रों को देख रहे हैं, पुराने वृक्षों को देख रहे हैं, उनके अंदर जो लोग लेट हैं अपने लोली बेड के अंदर, उनके बारे में सोच रहे हैं। कविता जो है एलिजी है। एलिजी ऐसी पोएट्री कहते हैं जिसमें शोक व्यक्त किया जाता है, शोक गीत होता है। ठीक है, तो अब हम लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आप अपनी बुक में पोएट्री को देखिए। द कर्फ्यू टॉल्स। कर्फ्यू कहते हैं गिरजाघर की घंटी को। जो गिरजाघर की घंटी होती है उसको कर्फ्यू कहते हैं। कर्फ्यू टॉल्स यानी गिरजाघर की घंटी बजती है। ठीक है। द नेल ऑफ पार्टिंग डे। और जो उस घंटी से आवाज निकलती है शाम के समय, संध्या के समय जो आवाज निकलती है वो बहुत ही शोक से परिपूर्ण आवाज होती है, क्योंकि दिन का आगमन, दिन जो था वो जा रहा है और रात का आगमन हो रहा है। इस बात के उसमें शोक में उसकी आवाज भी उसी प्रकार की होती है। नेल के माने होता है घंटी की वो आवाज जो शाम के समय गिरजाघर से निकलती है। और पार्टिंग डे, डे का जो है वो हो रहा है, डे जा रहा है और रात का आगमन हो रहा है, और कवि कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, ये सब चीजें वो देख रहे हैं। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? आप नोट कर लें कि कर्फ्यू के माने होता है गिरजाघर की घंटी, टॉल माने बजना होता है, रिंग माने भी बजना होता है, बट दीज आर द सिनोनिम्स। ठीक है। नेल के माने वो घंटी की आवाज। अगली लाइन में कह रहे हैं द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। द लोइंग हर्ड, रंभाते हुए पशु, जो पशु बोलते हैं ना, रंभाते हुए पशु। विंड, चल रहे हैं। ठीक है। कैसे चल रहे हैं? स्लोली चल रहे हैं, क्योंकि दिन भर थक चुके हैं। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं? ली, चारागाह पर, घास का जो मैदान है उस पर वो चल रहे हैं। अब अपना लोइंग हर्ड, हर्ड माने पशुओं का समूह होता है, लोइंग माने रंभाना होता है। ठीक है। आगे आप देखें, द प्लाउमैन, किसान, होमवर्ड, अपने घर की तरफ, प्लॉड्स, प्लॉड्स माने वॉकिंग करना लेकिन थके हुए कदमों से, भारी भारी कदमों से चलना, प्लॉड। किसान भी लौट रहा है, शाम हो गई है ना, पशु जा रहे हैं, किसान जो है लौट रहा है, गिरजाघर की घंटी बज रही है। ही इज वेरी वे, वेरी वे, रास्ता नहीं थका होता है, आदमी थका होता है। ऐसा चलने जैसे लग रहा है कि रास्ते ही थका हुआ है, वेरी वे। ठीक है। ये शाम का दृश्य जो है कवि खींच रहे हैं और वो चर्च में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं एंड लीव्स, और वो छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? द वर्ल्ड, इस संसार को, टू डार्कनेस एंड मी, एंड टू मी, और इस अंधेरे को और मुझको भी छोड़ दे रहे हैं। क्योंकि कभी भी तो चर्च में बैठे हुए हैं, तो सारे लोग जा रहे हैं, पशु जा रहे हैं, किसान जा रहे हैं, दिन का समय जा रहा है, लेकिन अंधकार छोड़ दिए और लोग जो हैं वो कवि को भी छोड़ करके जा रहे हैं। ये आपका ये फर्स्ट स्टेंजा था। अब आप देखिए कवि क्या कह रहे हैं सेकंड स्टेंजा में। कवि कह रहा है कि बीनीथ दोज रगेड एल्म, यानी कि पुराने एल्म, चीड़ के दरख्त जो वृक्ष हैं उसके नीचे, बीनीच। ठीक है। दैट यू ट्रीज शेड, और जो एक वेस्टर्न कंट्री में यू शेप का ट्री होता है उसकी छाया पड़ रही है, और रगेड एल्म, चीड़ का पुराना दरख्त, उसकी छाया पड़ रही है। कब्रिस्तान में देख रहे हैं कि ये दोनों तरह के पेड़ हैं, यू ट्री भी है, यू शेप का भी है, और रगेड ट्री भी है, पुराने पुराने दरख्त हैं, पेड़ हैं। क्या कह रहे हैं? वेयर, जहां पे हीफ्स, हीफ्स माने निकलती है। क्या निकलती है? द टर्फ, वो घास जो ढेले के, सूखे ढेले में से सूखी घास निकल जाती है उसको टर्फ कहते हैं। इन मेनी ए मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग हीप बच्चों उस हीप को कहते हैं जब कब्र के ढेले टूट जाते हैं और इकट्ठा बन जाते हैं हीप के रूप में, तो उसको मोल्डरिंग हीप कहते हैं। उस मोल्डरिंग हीप में से टर्फ निकली हुई है।
घासें निकली हुई, यानी कब्रें जो हैं उनके कहने का मतलब कि कब्रों का जो शेप है वो टूटा फूटा है, ठीक है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, वो अपने अपने सकरी कब्रों में सब में क्या है, लोग जो डेड हो चुके हैं वो लेटे हुए हैं, लेट है, ले का थर्ड फॉर्म लेट, लेटे हुए हैं अपनी अपनी कब्रों में। नैरो सेल, नैरो सेल कहते हैं कब्र को। आगे लिख रहा है कि द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, रूड फोर फादर, हमारे जो असभ पूर्वज हैं, हैमलेट उसी गांव के, वो भाई जहां का कब्रिस्तान होता है वहां के गांव के लोग वहां होते हैं, तो हैमलेट गांव के लोग जो रूड हमारे जो असभ पूर्वज हैं वो सब इसमें लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, स्लीप। आगे कभी कह रहे हैं द ब्रीजी कॉल, सुबह की ठंडी हवा चल रही है, ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, और उसमें सुबह की तो सुबह की जो ठंडी हवा है वो सुगंधित हवा जो है वो चल रही है, वो उनकी तरफ उनको जो है बुला रही है। लेकिन कवि जो है आपके नेक्स्ट लाइन में कह रहा है द स्वैलो ट्विटरिंग, यानी अबाबील चिड़िया जो है वो क्या कर रही है, चहचहा रही है। द स्वैलो, अबाबील, ट्विटरिंग, चहचहा रही है। सुबह का वर्णन कर रहे हैं कवि, फ्रॉम द एस्ट्रा बिल्ड शेड, जो अपना तिनकों से बना हुआ घोंसला है उससे अबाबील बर्ड क्या कर रही है, अबाबील चिड़िया क्या कर रही है, वो चहचहा रही। सुबह में ही होता है, ठंडी हवा चलती है, अबाबील चिड़िया चहचहाती है, ये सब होता है। उसके बाद पोएट लिखता है कि द कॉक्स, यानी मुर्गे, श्रील क्लैरॉन, यानी मुर्गे की कर्कश आवाज, सुबह में मुर्गे की कर्कश आवाज, और द इकोइंग हॉर्न, यानी बिगुल की आवाज, बिगुल की गूंज, इकोइंग मतलब गूंज, ये सब सुबह में हो रही है, ठीक है। लेकिन किसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, नो मोर, अब नहीं, नो मोर शैल रोज, नो मोर शैल रोज, अब वो नहीं जगेंगे, देम फ्रॉम देयर लोली बेड, अपनी कब्रों से अब उनको ना तो शिकारी के बिगुल की आवाज जगा पाएगी, न मुर्गे की कर्कश आवाज जगा सकती है, न सुबह की जो है इंसेंस से भरी हुई खुशबूदार हवा जगा सकती है, कोई नहीं जगा सकता, बिकॉज दे आर डेड एंड दे आर लेड इन देयर ग्रेव। देखो बच्चों, अब ये यहां से देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, हमें महत्वाकांक्षी लोगों को उनका मॉक करने के नहीं करने देना चाहिए। लेट का वर्ड आया, इंपरेटिव वाक है, मत करने दो, उनके यूजफुल, उनके महत्वपूर्ण परिश्रम का मजाक मत उड़ाने दो। जो लोग इस दुनिया से चले गए उनका मजाक मत उड़ाने दो। आगे कभी लिख रहा है कि देयर होमली जॉयज, जो वो लोग अपने घर में सीधा साधा हंसी मजाक कर लेते थे, उसका भी मौक मत करो, उसका भी मजाक ना उड़ाओ। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्यूर, और उनके अंधकारमय भविष्य का भी, उनके अंधकारमय भाग्य का भी मजाक मत उड़ाओ। कह रहे भाई ये लोग पुराने पूर्वज क्या कर गए, कुछ नहीं किए, इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ बनाया नहीं, ये सब कभी कह रहा है मत करो, मॉकिंग करने से मना किया है। आगे लिखता है नॉर ग्रैंडियर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, और अपने को घमंड में डाल करके वो डिस्डेनफुल यानी घृणा से भरी हुई मुस्कुराहट अपने ओठों पे मत लाओ, डिस्डेनफुल स्माइल, क्योंकि हर एक को एक दिन उसी ग्रेव में जाना है और सबका जो है रास्ता, लास्ट अंतिम यात्रा सबकी वही है। इसलिए कभी मना कर रहा है कि मत जाओ, मत करो ऐसा, उनका मजाक मत उड़ाओ। द शॉर्ट, संक्षिप्त एंड सिंपल, साधारण, एनाल्स, एनाल्स मतलब उनका वृत्तांत, उनका किस्सा कहानी, उनका वर्णन, ऑफ द पुअर, गरीब लोगों का जो वृत्तांत है, एनाल्स है, शॉर्ट है, सिंपल है, उसको पढ़ करके मजाक मत उड़ाइए। आगे देखिए कवि क्या इंडिकेट कर रहा है, द बूस्ट ऑफ हेरोल्ड्री, अच्छे कुल में जन्म लेने की शेखी मत मारो, अच्छे खानदान में पैदा होने की डींग मत मारो, ठीक है। द पॉम्प ऑफ पावर, और अपने शक्ति पर घमंड ना करो कि मैं बहुत शक्तिमान हूं। उसके बाद कह रहा है एंड ऑल
डेट ब्यूटी, और वो सारी सुंदरताएं, ऑल डेट वेल्थ, सारी संपत्तियां, एवर गेव, जो आपको दी गई है। लिखता है कवि, अवेट, प्रतीक्षा करो, सतर्क हो जाओ, अवेट, प्रतीक्षा हो, अलाइक द इनएविटेबल आवर, उस इनएविटेबल आवर की प्रतीक्षा करो, अपरिहार कारण की, उस घड़ी की जो टाला नहीं जा सकता है, जब आ जाती है तो कोई टाल नहीं सकता, उसकी प्रतीक्षा करो। क्योंकि क्या कह रहा है, द पाथ ऑफ ग्लोरी, वैभव का रास्ता कहां ले जाता है, लीड, ले जाता है, बट टू द ग्रेव, लेकिन लास्ट में कहां ले जाता है वैभव का सारा रास्ता, लास्ट में कब्र में ले जाता है। तो सारी चीजों की हकीकत लास्ट में जब कब्र में ही जाना है, तो इंसान को हमेशा जो है दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, दूसरों पर खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, अपने आप को सोचना चाहिए कि उस इनएविटेबल आवर में हमारा क्या होगा जब वो घड़ी आ जाएगी, क्योंकि वो घड़ी सबके साथ आना है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी तो यू कैन आस्क इजली, देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।